Good morning, class. गुड मॉर्निंग मैम। Okay. So आज हम आपका यही टॉपिक कर रहे थे लास्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम केमिस्ट्री, राइट। एंड काफी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी यहाँ पे। आज हम लोगों ने आपका केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर ली, ठीक है। So today we'll be starting about chemical properties. We'll be starting the chemical properties of metals and non-metals. तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, एक सेकेंड। हाँ, ओके। सो अंडर केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ना है सबसे पहला रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं अंडर केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से रिएक्ट करते हैं। सो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। देखो कोई भी, जैसे आप देख लो मेटल है, आयरन है, ठीक है। आयरन इज अ मेटल। यहाँ पे हमने देखा था आयरन कहाँ लाई करता है। सो यहाँ पे है आयरन। आयरन इज अ मेटल। इस साइड के जितने भी एलिमेंट्स होंगे क्या है, मेटल्स हैं। सो आयरन, कोई भी मेटल जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स, अगर हम आयरन की बात करें तो रस्टिंग हो जाती है, जंक लग जाता है आयरन पे, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं आयरन। तो ऑक्सीजन के साथ जो है मेटल्स काफी इजीली रिएक्ट कर लेते हैं। आयरन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, एंड वाटर फॉर्म्स rusting. Fe2O। Yes, Fe2O3. Okay. Then see, वहीं पे अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स मोस्टली जो है गैसियस स्टेट में होते हैं, और मेटल्स जो हैं दे आर मोस्टली इन सॉलिड स्टेट। और मेटल्स क्या करते हैं, दे react with oxygen, and most of the metals when react with oxygen they form iron metal oxides, ठीक है। So now when I'm talking about metal oxides, see, एक और चीज है, यहाँ पे आ जाओ, एसिड्स और बेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखना, कोई भी एसिड जब है, ठीक है, वो कैसे फॉर्म होएगा, वो हाइड्रोजन आयन फ्लरिश करता है, उसके बाद जो है एसिड फॉर्म होता है, हाइड्रोजन आयन फ्लरिश करेगा एंड देन एसिड जो है वो फॉर्म होता है। उसी तरह से बेस की बात करूं तो बेस जो है दे फ्लरिश OH नेगेटिव आयन। तो जब भी किसी ने भी OH नेगेटिव आयन फ्लरिश किया है, आपको बोलना है वो बेस है, और किसी ने भी H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन फ्लरिश किए हैं, वो क्या है, एसिड्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम मेटल्स की एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। सी, मेटल है, सोडियम इज अ मेटल। यहाँ पे देख लेते हैं वापस से, पीरियोडिक टेबल देख लो। देखो सोडियम कहाँ पर है, ये है सोडियम, तो सोडियम इज अ मेटल। सोडियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, इट फॉर्म्स NaO, सोडियम ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म किए। उसी तरह से पोटेशियम है, पोटेशियम रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स पोटेशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम when reacts with oxygen, it forms magnesium oxide, and copper when reacts with oxygen, it forms copper oxide, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे पास बनते हैं मेटल्स, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। अब देखो ये जो मेटल ऑक्साइड्स होती है ना, ये बेसिक ऑक्साइड्स होती है। ये कैसे हमें पता लगेगा, तो आपको एक और चीज याद रखनी है,
जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये क्या है, ये हैं बेसिक ऑक्साइड्स। कैसे, ये देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं MgO की, ठीक है, मेटल ऑक्साइड है। SI का केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। जो पूछ रहे हैं SI का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो ये SI का केमिस्ट्री का सिलेबस आपके 2 ही टॉपिक्स थे उसमें, एंड इट इज कंप्लीटेड। ओके, so I am taking an example of metal oxide, ठीक है, which is the basic oxide। तो मैंने लिया MgO, it is a basic oxide। इसको मैं रिएक्ट करवा रही हूँ वाटर के साथ, ठीक है, और मेरे पास जो फॉर्म होता है दैट इज MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है मेरे पास फॉर्म होता है। अब ये कैसे रिएक्शन होती है आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट आपको एक चीज याद रखनी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब भी मेटल ऑक्साइड है, इसने रिएक्ट किया वाटर के साथ, फॉर्म क्या करता है, फॉर्म करता है MgOH2। आपने देखा OH यहाँ पे फ्लरिश हुआ है, और कोई भी जो मेटल है जब OH आयंस फ्लरिश करता है, हाइड्रोक्साइड आयंस फ्लरिश करता है, वो क्या होता है, वो बेस होता है। तो यहां से we come to the conclusion that all metal oxides are basic oxides। MCQs के लिए बस इतना याद रखना है, मेटल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, सो दे आर बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो ये थी एक मेटल की एग्जांपल। हम लेते हैं अब एक नॉन मेटल की एग्जांपल। नॉन मेटल, लेट्स सपोज कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्बन इज अ नॉन मेटल, वापस से चलते हैं। ये है कार्बन, इस साइड के जितने भी इस लाइन के आगे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे आपके नॉन मेटल्स। तो यहाँ वाले ले रही हूँ, इसमें है कार्बन, कार्बन इज अ नॉन मेटल। तो यहाँ पे देख लो, कार्बन लिया, कार्बन को पहले मैंने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, मेरे पास आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन इज अ नॉन मेटल, ठीक है। फिर CO2 को मैंने फर्दर रिएक्ट करवाती हूँ वाटर के साथ, जस्ट टू सी मेरे पास कौन से आयंस जो है फ्लरिश होते हैं। तो जो मेरे पास एलिमेंट आएगा वो होएगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। यहां पर आपने एक चीज देखी, हमारे पास H2CO3 आयन फ्लरिश हुआ है, मतलब कौन सा वाला है, हाइड्रोजन आयन जो है वो फ्लरिश हो रहा है। जहां पर भी हाइड्रोजन आयन फ्लरिश हो रहा है वो क्या होंगे, वो होंगे एसिड। तो दैट मीन्स जो नॉन मेटल है, ये आपका नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं। जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, they are what, they are acidic in nature। clear? So non-metallic oxides are acidic in nature। एक एग्जाम्पल और है, मैं मेटल का एग्जाम्पल लेती हूँ, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये जो Al2O3 है ना, ये दोनों प्रॉपर्टीज शो करता है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। सो एल्यूमिनियम शोज बोथ द प्रॉपर्टीज, बेसिक की भी और एसिड की भी। सो बेस और एसिड दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है। देयरफॉर जो भी एलिमेंट है which shows both the properties of acids and bases, those elements are known as amphoteric। इनको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक है नेचर में, बिकॉज दे शोज बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ metals and non-metals। That means they show both the properties of base and acids, ठीक है। So they are known as amphoteric in nature। Okay, now some important point regarding this। See, कॉपर जो है, यहाँ पे मैंने लिखवाया आपको कॉपर
व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये जो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है, आपको ये भी लिख लो, ये ब्लैक कलर में फॉर्म होता है। ठीक है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको जब तुम बर्न करते हो तो एक डार्जलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न होता है। ठीक है, तो कॉपर की एक और बात है, दैट कॉपर जो है इट डज नॉट बर्न इन presence of oxygen. So very important, which element does not burn in presence of oxygen? That is copper. ठीक है, and also silver का भी एक और है important. So silver does not react in presence of oxygen. ठीक है, सिल्वर भी रिएक्ट नहीं करता और कॉपर भी जो है बर्न नहीं करता ऑक्सीजन से। ऑल्सो आपको एक और तरीके से कैसे पता लगेगा, ये तो हो गया हमें केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से कि एसिड क्या है, कोई भी जो मेटल ऑक्साइड्स हैं जब वो हाइड्रोजन आयंस फ्लरिश करेंगे तो वो एसिड्स होंगे। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं, ये क्या है, बेसिक ऑक्साइड्स हैं। आपके एमसीक्यू के लिए आपको यही याद रखना है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स, whereas non-metal oxides जो होते हैं they are acidic oxides। ठीक है, बस। so metal oxides are basic and non-metals are acidic। ठीक है, then also और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, जो नॉन मेटल्स की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी नॉन मेटल्स की बात कर रही हूँ। जो नॉन मेटल्स हैं उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, नॉन मेटल्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल में इज 4 to 8। मतलब नॉन मेटल्स के जो आउटर शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 to 8 होते हैं। देखो इसको समझ लेते हैं ये क्या चीज है। अब नंबर हर एटम में, हर एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था, लास्ट एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, कुछ इस तरह से होता है जो हमें बोहर ने दिया था। ठीक है, N1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से एटम का स्ट्रक्चर होता है जो हम स्टडी करते हैं, और जो इसमें एटम्स अरेंज्ड होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होती है। ऐसे मैं लिख रही हूँ, एक सिंपल सा फॉर्मूला 2n² पे हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं। दैट मीन्स जब n1 है तो इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 into 1 का स्क्वायर 2। तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लगा देंगे। उसी तरह से इसी फॉर्मूले से हम सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है प्लेस करते हैं। तो दूसरे जो ऑर्बिट है, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 into 2 स्क्वायर 8। ठीक है, इसी तरह से थर्ड में 2 into 3 का स्क्वायर 18। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इस स्ट्रक्चर से, इस कॉन्फ़िगरेशन से अरेंज होते हैं। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में 2 4 6 8, थर्ड में 18। मैम बट तो हम तो 8 ही लगाते हैं ना। हाँ, हम लगाते हैं, वही अभी आपको बता रही हूँ, इस तरह से जो है अरेंज करते हैं। लेकिन जो हम इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते हैं, जो हम इलेक्ट्रॉन्स को लगाते हैं, वो किस तरह से लगाते हैं, देखो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। आपको ना बस इतना देखना है, आपको जो आपने इलेक्ट्रॉन्स जब प्लेस करने हैं, जब आपने इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो भी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका लास्ट शेल ये है, ठीक है, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स आप प्लेस करते हो ये 8 के, मतलब आपको 8 तक ही प्लेस करना है, यहां तक ही। ठीक है, मतलब 8 तक ही इसके नंबर होने चाहिए। अभी ये देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ एटम्स लिखे हैं, सॉरी कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। ठीक है, सबसे पहला है एल्यूमिनियम, और ऊपर चलते हैं।
तो यहाँ पे देख लेते हैं एल्यूमिनियम कहाँ पर प्लेस होता है। सो आपका एल्यूमिनियम है ये, ठीक है, ये है एल्यूमिनियम। इसको सारा रब करते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो देखो, ये है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13, 13 है ना। तो अब देखो तो एल्यूमिनियम का जब एटॉमिक नंबर 13 है, हमने जो भी शेल आप इलेक्ट्रॉन प्लेस करोगे, मैंने आपको बताया किस उससे प्लेस करते हैं हम, 2, 8, 18 एंड सो ऑन, मतलब इस तरह से जो है हम अरेंज करते हैं। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है, ये लिखा मैंने 13 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दूसरे में 8 आ गए, कितने हो गए टोटल? 10। और तीसरे में हम अब 18 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास एटॉमिक नंबर 13 ही है। तो तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? सिर्फ 3। तभी बन जाएगा पूरा एल्यूमिनियम का, यही होगा 2, 10 और 3। तो 10 + 3 13, तो एटॉमिक नंबर आ गया हमारे पास 13, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं इसमें? 13। तो इस तरह से जब हमने एल्यूमिनियम का जो स्ट्रक्चर है उसको अरेंज करते हैं, इस तरह से कुछ आ जाएगा। पहले शेल में 2, दूसरे में 2, 4, 6, 8 और तीसरे में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे प्लेस होंगे। अब देखो, ये जो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस होंगे, हम आपके पास 2 फॉर्मूलेज होते हैं आपको इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है। वैलेंसी बोलोगे, 2 फॉर्मूलेज होते हैं कि आप, मतलब आपको 2 चीजें याद रखनी है किस तरह से आप इलेक्ट्रॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये है, जब भी 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर शेल में, मतलब आउटर शेल, ये वाला जो शेल है, ठीक है, ये आउटर शेल है, इसमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होएगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन होएगा ये दूसरे को दे देगा। जब भी 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल में, ये है आउटर शेल, ये है आउटर शेल, इसमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी को दे देगा। समझ आई? एक नहीं देगा, आई मीन अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दे देगा। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आपने जो आउटर शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन बनाना है ना, वो आपने बस देखना है आपका 8 नंबर जो है आउटर शेल में बन जाए। अब देखो इसमें 8 कैसे बनेगा, क्या इजी रहेगा 8 बनाने के लिए? या तो ये 5 गेन करे, ठीक है, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, या तो फिर क्या करे कि 5 इलेक्ट्रॉन लूज करे, यही चीज होगी तभी 8 बनेगा। अब इसके लिए इजी क्या है, इस एटम के लिए इजी क्या है, तो ऑब्वियसली 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, है ना। समझ आ रही है? यस मैम। तो यहाँ पे जब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, बिकॉज 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना इज मोर डिफिकल्ट देन लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम बोलते हैं जो इसकी वैलेंसी है, पहले तो हम बात करेंगे वैलेंसी। देखो जब भी तुम इतना इजी सा याद रखो, कोई भी चीज अगर तुम दे रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज तुम दे रहे हो तो तुम क्या बन जाते हो, अच्छे बन जाते हो, है ना। तुम्हें ऐसे अच्छा फील होता है। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही याद रखनी है ये चीज। इलेक्ट्रॉन इसने दिया है किसी को, तो एल्यूमिनियम क्या बन गया, अच्छा बन गया। एल्यूमिनियम अच्छा बन गया मतलब एल्यूमिनियम का जो नेचर है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है किसी को, एक तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन लिखेंगे, और सिंस इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो हम लिख लेंगे +3। सो एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, +3 वैलेंसी आ जाएगी। क्लियर हुआ? हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं किसी भी एलिमेंट में। आपने एटॉमिक नंबर याद रखना है, उसके बाद आपने देखना है कि लास्ट में जो है आपको 8, एक जो नंबर है, होल नंबर है 8, उसके आसपास जो है आपको एलिमेंट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल दिया। अब देखो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, जब भी कोई भी एटम है उसके वैलेंस शेल में
4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे इसमें 3 थे, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। मैंने 2 तरीके बताए इसको याद रखने के, या तो गेन करना आसान होगा या तो लूज करना आसान होगा। आपको जो होल नंबर बनाना है वो बनाना है 8, ठीक है। तो हमने देखा इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, 8 बनाने के लिए ज्यादा इजी रहता एज कंपेयर टू 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके। दूसरी चीज इसमें ये है, देखो दूसरा पॉइंट इसमें ये है, अगर तो वैलेंस शेल में आपके पास 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या करेगा, जो वो एलिमेंट है, जो वो एटम है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का। चलो यहाँ पे देखो, हाँ लिखा है मैंने, ठीक है, नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। अब देखो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, चलो ऊपर, आपको सब कुछ चीजें याद रखनी है इस पीरियोडिक टेबल से। सो यहाँ पे हम देखते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, इट इज 28। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 28 है। किस तरह से इसके हम बनाएंगे ये भी देख लेते हैं। देखो 2 8 नाइट्रोजन मैम 7 सॉरी 7 एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन, ओ सॉरी वो निकल है। यस यस निकल है वो, ठीक है ठीक है ठीक है, वही मैं बोलूँ, इसका 7 क्या, राइट। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है, ठीक है, निकल की मैं बात करें, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 7 है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी वो क्या आएगी, 2 and 5, ठीक है, यही लिखा है मैंने 2 and 5। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो आउटर शेल में ये है आपका नाइट्रोजन का, यहाँ पे है 2, यहाँ पर हो जाएगा 4 और 5, ठीक है। मतलब जो लास्ट शेल है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 से जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मैंने क्या बोला, वो क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर भी आप एक और चीज से इसको ध्यान रख सकते हो, 5 लूज करना इजी होगा या फिर 3 गेन करना इजी होगा। तो क्या इजी होगा 8 बनाने के लिए, 3 गेन, है ना, 3 गेन करना विल बी मोर इजियर। तो ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। मतलब अब देखो कोई भी चीज मैं किसी से ले रही हूँ, मैं सिर्फ ले रही हूँ, जो मेरा नेचर होएगा वो क्या हो जाएगा, खराब होगा। मतलब मेरे को ऐसा लगेगा हर चीज में मांग ही रही हूँ। तो यहाँ पर भी हम -3 बोलेंगे इसका जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये गेन ही कर रहा है, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो अगर मैं बोल रही हूँ ये सिर्फ गेन कर रहा है, इसका नेचर क्या है, नेगेटिव है। एक तो माइनस का साइन आएगा ऊपर क्योंकि गेन कर रहा है, और 3 आएगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, तो इसकी ये वैलेंसी होगी, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। वैसे क्लियर हुआ? यस मैम। देखो एक और एग्जांपल है, ये है आपका सिलिकॉन का, ठीक है। अब जो सिलिकॉन है यहाँ पे देखो, कल मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं जो बॉर्डर लाइन पर हैं, ये क्या है, ये है मेटलॉइड्स, है ना, यही बोला था। यस मैम। ये है मेटलॉइड्स। और अभी मैं बात कर रही हूँ एक मेटलॉइड की एग्जांपल ले रहे हैं, किसकी, सिलिकॉन की, ठीक है। तो जो सिलिकॉन की मैं एग्जांपल ले रही हूँ, इट इज अ मेटलॉइड। अब इसमें देख लेते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किस तरह से प्लेस होते हैं। तो देखो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है इट इज 14 इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से आ जाएंगे 2 8 और 4, यही होगा 8 + 2 10 10 + 4 14। तो 14 इसके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब मैंने 2 चीजें तो बताई थी, या तो 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या करेगा, वो लूज करेगा, और 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या करेगा, गेन करेगा। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 ही हैं, इट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इस केस में इट इज अ मेटलॉइड,
और जो भी मेटलॉइड्स होते हैं ये क्या करेंगे, ये ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लेंगे ना ही कोई इलेक्ट्रॉन देंगे, ये एज इट इज ही रहेंगे। तो जो मेटलॉइड्स होते हैं तभी हम इनको बोलते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, ठीक है। इसलिए ये ना ही कोई इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना ही कोई इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेटल्स का एग्जांपल ले लिया, नॉन मेटल्स का एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे भी मैंने निकल का साइन लिखा हुआ है बट ये नाइट्रोजन की बात कर रही हूँ, ठीक है। नॉन मेटल्स का एग्जांपल ले लिया, मेटल्स का एग्जांपल ले लिया और मेटलॉइड्स का एग्जांपल ले लिया, किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन्स आप प्लेस करते हो और किस तरह से आप वैलेंसी कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो देखो और क्या चीजें आ जाती हैं, दैट्स इट। यहाँ पर आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज कवर हो जाती हैं, ठीक है। ऑल्सो देखो एक और चीज है, जो मेटल्स है ना दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स और नॉन मेटल्स आर बैड रिड्यूसिंग एजेंट। नॉन मेटल्स होते हैं गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जो ऑक्सीडेशन करते हैं, और ऑक्सीडेशन मींस वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो यही चीज मैंने आपको ऊपर बताई, जब ये मेटल है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल्स, दैट मीन्स दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और जब मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रही हूँ मतलब मैं बोल रही हूँ ये ऑक्सीडेशन शो कर रहे हैं, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन दैट मीन्स ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं एंड ये मेटल ऑक्साइड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है ऑक्सीडेशन शो कर रहे हैं, मतलब अपने आप को रिड्यूस कर, एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं और ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। और वहीं पे जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, ये रिडक्शन शो कर रहे हैं, ये उल्टा है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिडक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये रिडक्शन शो कर रहे हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहली चीज जो मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में एक चीज लिखवाई थी वो क्या थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल इज 4 to 8, 4 से 8 तक होते हैं जो नॉन मेटल्स के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने नॉन मेटल्स का कुछ एग्जांपल्स लिया था, देखो कौन कौन सा नॉन मेटल था, एक था हमने जो लिया था आपका कार्बन, ठीक है। अच्छा कार्बन भी सेमी मेटल है क्योंकि इसमें भी लास्ट में जो है 4 ही आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो कार्बन इज ऑल्सो सेमी मेटल, ठीक है, सेमी मेटल है, ठीक है। देन देखो जो भी इलेक्ट्रॉन, जो भी रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, जो क्या करते हैं एक तरह से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके आउटर शेल में 4 से 8 तक, 4 से 8 तक जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर देख लो, इसका मैं आपको ये टेबल दिखा देती हूँ, ये सारे क्या हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये जो नॉन मेटल्स हैं इसमें जितने भी आपके वैलेंस शेल होगा या आउटर शेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, 4 से लेके 8 तक होंगे, या कैलकुलेट करके देख लेना बाद में, ठीक है। उसके बाद नॉन मेटल की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि बहुत इजीली
गेन कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देन एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता दी। जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। जब भी वो ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो कौन सा नेचर शो करते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं, ठीक है। इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी होती है ये बहुत हाई होती है। सबसे हाई होती है फ्लोरीन की, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। सो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी इज वेरी हाई, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर इनके पास बहुत स्ट्रांग होती है। ऑल्सो ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग, ग्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये। दैट मीन्स ये क्या करते हैं, ये रिडक्शन शो करते हैं, ठीक है, और रिडक्शन शो करते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर मैंने आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पूरा टॉपिक कवर कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस करी। एनी डाउट्स? नो मैम। ओके, सो यहाँ पे आपका केमिस्ट्री का ये टॉपिक भी खत्म होता है। कल देखते हैं आपका केमिस्ट्री ही स्टार्ट करनी है या कुछ और नया कंपोनेंट स्टार्ट करना है, तो ये मैं आपको कल ही बताऊंगी, ठीक है, कल कौन सा कंपोनेंट स्टार्ट करना है। अदरवाइज आपका आर्ट एंड कल्चर के आपको वो मिल रहे हैं, लेक्चर्स मिले आपको आर्ट एंड कल्चर के? नो मैम। आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स मिले हैं आपको? मैम नोट्स हैं, लेक्चर्स तो नहीं देखे अभी। नहीं मिले लेक्चर्स? नहीं, लेक्चर्स रिकॉर्ड हो गए हुए हैं, आपके पोर्टल पे अपलोड हो गए होंगे, एक बार चेक करना। आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, वो डेली आपके पोर्टल पे अपलोड हो गया, शायद हो भी गए होंगे। अगर आपने चेक नहीं किए तो वो चेक कर लेना। तो आपका आर्ट एंड कल्चर जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको मिल रहा है, ठीक है, आप पोर्टल पे उसको चेक करते रहना। उसी तरह से साथ साथ में जे&के हिस्ट्री के भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। हेरिटेज एंड कल्चर, आर्ट वो तो एंड कल्चर, पीडीएफ है। हाँ जी, ठीक है, ये पोर्टल पे Okay. चेक करना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे इसके। और साथ ही में आपको जे&के भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे अभी थोड़े टाइम में। तो उसके अलावा आपका जो भी कंपोनेंट है मेरे साथ, मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा और हफ्ते 1.5 हफ्ते में। क्लियर? Okay, मैम। ओके, थैंक यू। Thank you, ma'am.